हेलो हेलो माइक टेस्ट। चलो ओके रेडी। चलो। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने के बाद जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे लगा यार क्यों ना एक जर्नी पूरी शेयर करनी चाहिए आपके साथ, जिससे आप कभी भी सोचो कि मुझे अगर अपना ओन व्हीकल से ट्रैवल करना है विद फैमिली तो मैं कैसे ट्रैवल कर सकता हूँ। तो आज मैं आपको पूरे 22 दिन में जो मैंने ट्रैवल किया, 11 ज्योतिर्लिंग, 3 धाम, उसके अलावा बहुत सारे मंदिर, सबके बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, डे 1 से लेके डे 22वें तक का कि क्या सिनेरियो रहा है। ये वीडियो ऑलमोस्ट 1 घंटे की बनेगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आपके पास समय है तो आराम से बैठ के देखिए, जिससे आपको पूरी यात्रा का कंक्लूड डिटेल आपको समझ आ जाएगा कि आपका फ्यूल का एक्सपेंसेस क्या रहा, आपका होटल का एक्सपेंसेस क्या रहा, फूड के एक्सपेंसेस क्या रहे, या फिर जो टेम्पल आप विजिट करते हैं वहाँ पे वीआईपी दर्शन होते हैं वहाँ के एक्सपेंसेस क्या रहे, साथ में टोल टैक्सेस कहाँ कहाँ पे लगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले मेरी यात्रा शुरू होती है दिल्ली से। अगर आप दिल्ली, नोएडा इसके आसपास रहते हैं तो हमने कुछ रूट मैप इस तरीके से प्लान किया था कि हम एक बार पूरे भारत का चक्कर लगाएं और कहीं भी दोबारा ना आना पड़े, जिससे हमें लगे कि चलो यार हम एक रूट टू रूट कनेक्ट हो रहे हैं। तो हमने बहुत सारा प्लान किया। हमने पहले सोचा कि चलो चलते हैं एमपी, पहले महाकाल और इन सब का। लेकिन फिर हमने जो रूट एट द एंड, जब अपनी गाड़ी हम गए स्टिकर्स वगैरह लगवाने, वहाँ पे स्टिकर्स लगवाया, तो एट द टाइम हमने रूट थोड़ा चेंज करा, और वो चेंज करना हमें लगता है काफ़ी बढ़िया भी रहा। हमने सबसे पहले दिल्ली से निकले सीधा गुजरात, और हमने सबसे पहला जो टारगेट बनाया था कि हमें जाना है भैया नागेश्वर, यानी कि द्वारकाधीश के पास। हमने गाड़ी निकाली, हम यहाँ से निकल गए। ऑब्वियस सी बात है, 2 दिन का सफ़र था दिल्ली से गुजरात, ऑलमोस्ट 1200-1300 किलोमीटर पड़ता है जाने में। यहाँ बहुत एक्साइटेड होकर निकले, बहुत बढ़िया रहा। लेकिन 4 से 5 घंटों बाद हमें पता चला कि हमारे रूट में ही, राजस्थान में ही पुष्कर पड़ता है, जहाँ ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। तो हमने कहा हम चारों लोग जो हम यहाँ से जा रहे थे, हम चारों ने कभी ब्रह्मा जी का मंदिर गए नहीं थे। तो मुझे लगा चलो यार यहाँ पे चल लेते हैं, पहले शुरुआत ब्रह्मा जी से करते हैं, तीनों भाइयों में सबसे बड़े हैं। तो सबसे पहले हम पुष्कर गए। पुष्कर सरोवर है, हमने सरोवर देखा। वहाँ पंडित जी से हमने बात करी, उन्होंने कहा भी कि जब भी आप कभी 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा और 4 धाम की यात्रा करें तो जरूर ब्रह्मा जी से सबसे पहले होने चाहिए। तो हमें संतुष्टि मिले कि चलो भाई पहले हम वहीं पहुँचे। उसके बाद जब वहाँ से हम निकले तो निकलने के बाद हमें ऑब्वियसली शाम हो चुका था थोड़ा सा, तो आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ा हमने गाड़ी खींच दी, क्योंकि पहला दिन था। तो गाड़ी खींची, फॉर्च्यूनर है, गाड़ी बढ़िया चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आगे गाड़ी बढ़ी तो रात को करीबन 11:30 बजे हमने होटल ढूंढने का प्लान किया। हाईवे से हमने एक जगह राइट ले लिया, हमें नहीं पता ही कौन सी जगह थी, बट क्योंकि एक्सप्रेसवे और हाईवेज पे तो होटल नहीं थे यहाँ पे, इस जगह पे हमने राइट लिया। राइट लेते ही पता चला ये एक सांचौर नाम की जगह है। तो ये सांचौर क्या है, ये राजस्थान का बॉर्डर पड़ता है, और राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर पड़ता है। अब हम पहले होटल में गए, दूसरे होटल में गए, यहाँ पे हमें रूम्स ही नहीं मिल रहे। हमने सोचा भाई ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे रूम्स खाली नहीं है। तो पता चला कि भैया ये एक जगह है जहाँ पे गुजराती लोग खूब आते हैं पार्टी वार्टी करने, क्योंकि गुजरात में दारू बैन है। तो ये जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इस जगह पे खूब आते हैं, शादियाँ पार्टियाँ दारू वारू खूब चलती है, इस वजह से बुक रहता है। तो फिर हमने 2-3 लोगों से पता किया, तो उसने कहा कि होटल कौशल करके है एक, आप जाओगे थोड़ा महंगा पड़ेगा। बट हमने कहा कि चलो चलते हैं। हम गए गाड़ी लेके, हमारी गाड़ी पे स्टिकर्स होते हैं, हमने बताया कि हम, तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर दिया। अप्रॉक्स हमें कुछ 5 या 6 हज़ार रुपये का वो लाइक होटल पड़ा। 4 लोग हम एक ही में फिट हो गए थे। सुबह उठे, ब्रेकफास्ट किया, बड़ा अच्छा ब्रेकफास्ट था, तो पहला दिन ही बड़ा अच्छा गया। वहाँ से गाड़ी हमने खोल दी, और जैसे हम गाड़ी लेके निकले हम सीधा खींचते हुए आ गए द्वारिका। द्वारिका में हमने एक होटल लिया, ऑर्चिड नाम का एक होटल था, नया होटल था। खुशी की बात ये थी कि वो होटल जिनका था वो नागेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है उनके मेन पंडित जी का ही वो होटल था। तो बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने गाड़ी वाड़ी देखी, फिर मुझसे बातचीत करी, उन्होंने मुझे एक नंबर दिया कि आप जाना आराम से, आपका वीवीवीवीआईपी दर्शन हो जाएगा वहाँ। तो बड़ा अच्छा लगा। होटल में रुके ऑर्चिड में, बड़ी सुंदर व्यवस्था थी यार इस होटल की। मैं बोलूँगा अभी आप कभी जाओ तो आप मेरा नाम लेना, महात्मा जी टेक्निकल। इट्स अ गुड होटल, सीरियसली व्यवस्था इतनी बढ़िया थी। हमने कुछ वहाँ पे 6,500 या 7,000 रुपये अप्रॉक्स दिए थे, 2 रूम लिया था हमने। रात रुके, सुबह उठे। सुबह उठते ही सबसे पहले हम गए द्वारिकाधीश, क्योंकि जस्ट पास में ही है, वहाँ से 200 मीटर बस पास में। होटल के बाहर ही गाड़ी लगाई, आराम से द्वारिकाधीश में गए, वहाँ पे घूमा। घूमने में एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप द्वारिकाधीश जाओगे वहाँ पे अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है। लेकिन हमने पंडा जो था वहाँ पे उसे हायर कर लिया था। अप्रॉक्स 500 रुपये उस पंडित जी को हमने दिए थे। जूते चप्पल सब रख लिए वहाँ पे, 500 या 700 रुपये ऐसे कुछ हमने दिए होंगे। तो वहाँ से निकले और फ़ोन वगैरह सब जमा हो गया। पंडित जी हमें पूरा घुमाए, दिखाए, ध्वजा कैसे चेंज होती है वो सब दिखाया, ध्वजा कितने टाइम बाद लगती है। मतलब द्वारिकाधीश में अगर आप आज अर्जी लगाओगे तो आपका नंबर
7 से 8 साल बाद आएगा। और खर्चे जो हैं एक ध्वजा लगाने में कम से कम 5 से 6 लाख खर्चे हैं। उसके पीछे उन्होंने बहुत सारे बताए कि यहाँ पे जितने भी पंडा है सबको भोजन कराना पड़ता है, सबको दान देना पड़ता है, इन सब के खर्चे होते हैं। तो हमने कहा चलो सब कुछ हमने वहाँ पे देखा द्वारिकाधीश में। जैसे हम आराम से आए, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह किया और होटल से हम अपना सामान बाहर रख के और हम नागेश्वर चले गए। नागेश्वर वहाँ से सिर्फ 18 किलोमीटर या समझ लीजिए पास में ही है। तो बहुत ही बंजर सा एरिया है। वो कहते हैं ना कि दुर्वासा ऋषि का वहाँ श्राप था कि भैया 30 किलोमीटर के आसपास पूरा बंजर ही रहेगा। हम वहाँ से नागेश्वर गए तो नागेश्वर में पार्किंग थी, करीबन ज़्यादा भीड़ थी नहीं, लेकिन हमारे पास फ़ोन नंबर था, हमने उनको फ़ोन किया, वो हमें आराम से ज्योतिर्लिंग के पास ले गए, बिठा के हमारी पूजा कराई। और हमें बड़ा अच्छा लगा कि हम नागेश्वर में पहले ज्योतिर्लिंग मिल रहे हैं अपनी यात्रा के दौरान, और बिल्कुल शिवलिंग के पास बैठ के आराम से 15 मिनट पूजा करी हमने और पूजा करके निकले। फ़ोटो शायद आपको मैं अंदर की नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि उस टाइम फ़ोन अलाउड नहीं होते हैं अंदर। हम चाहते ज़बरदस्ती छुप के लगा सकते थे, लेकिन जहाँ अलाउड नहीं था वहाँ हमने फिर नहीं किया। नागेश्वर से जब हम निकले तो वहाँ से हमने गाड़ी निकाल दी, फिर बीच में थोड़ा सा रुके, वादियाँ, जंगल देखते हुए बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर हमने सोचा आप कहाँ चले, तो सीधा हम सोमनाथ की लाइक रास्ते में निकल गए। तो नागेश्वर से जब निकले तो लाइक वहाँ से करीबन 250 किलोमीटर दूर था, लेकिन रास्ते में बहुत सारी नई नई चीज़ें पड़ी। पहली बार हमने समुद्र देखा, क्योंकि ये पूरा कोस्टल एरिया ही पड़ता है, तो हमने अपनी गाड़ी अंदर से है ना अंदर लगा दी, क्योंकि पहली बार हम अपनी फॉर्च्यूनर को थोड़ा सा ऑफ रोडिंग भी करना चाहते थे। घुसा दी अंदर, अंदर घुसाई तो वो एक बीच था, वो पूरा खाली था, मतलब उस पर सिर्फ हम ही थे। आराम से बीच पे बैठे, पानी के साथ खेला, समुद्र के साथ। फिर वहाँ से धूप अच्छी थी, अच्छी खासी धूप पड़ रही थी। मतलब ये टाइम है ऑलमोस्ट, मैं आपको बता रहा हूँ, दिसंबर के चल रहे हैं 11-12 तारीख, और समझिए धूप कड़ाके की है एकदम गुजरात साइड में। फिर आराम से हमने 1 घंटा वहाँ स्पेंड किया। वहाँ से निकले आराम से। हाईवे बहुत ही अच्छे, जैसा आप देख रहे हो, रोड्स बहुत अच्छे थे। सीधा हम पहुँचे भैया सोमनाथ। सीधा हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई। पार्किंग में लगाने के बाद हम सोच रहे थे होटल लें, क्या करें, बट हमने कहा चलो पहले मंदिर ही विजिट कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ हमने गाड़ी लगाई वहाँ पे बड़ा सेफ एरिया था। और मैं आपको बता दूँ, पूरी यात्रा के दौरान मैंने अपनी फॉर्च्यूनर को हमेशा एक सेफ पार्किंग में प्लेस करा। अगर हमें अच्छी पार्किंग सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी, हम वहाँ गाड़ी को पार्क नहीं करते थे। तो हमने वो मंदिर के बाहर लगाया, एक भैया की शॉप थी, लगा दी। उन्होंने कहा आप टेंशन ना लो, यहाँ बहुत बढ़िया है। हमने गाड़ी लगाई और हम सीधा सोमनाथ मंदिर में अंदर गए। जैसे ही हम अंदर गए तो हमने देखा कि भीड़ मॉडरेट ठीक ठाक थी, बढ़िया चल रहा था। टेम्पल बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर से फ़ोन जमा हो गए, व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। अंदर घुसे तो फ़ोटो थोड़ी वहाँ पे 150 रुपये लेते हैं वो लोग, और एक फ़ोटो क्लिक करते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप पे चाहिए तो 200 रुपये में 4 फोटो आपको व्हाट्सएप पे दे देंगे। फिर हम सोमनाथ मंदिर के अंदर गए। पहली बार जब दर्शन गए, शिवलिंग बहुत बड़ा था, देख के इतना अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला सोमनाथ को, और निकल गए। फिर पता चला यहाँ पे जल भी होता है, और जल हमें बाहर से ही लेना था। क्या मन में आया, हम दोबारा से लाइन में लग गए, और लगने के बाद हमने फिर से वहाँ पे 35 रुपये का एक जल मिलता है कलश में, तो आप जाके वहाँ पे सोमनाथ जी के हाथ वो अलग अर्पित कर सकते हो। बड़े प्यारे दर्शन हुए। वहाँ पे हमने कोई वीआईपी पास नहीं लिया था, क्योंकि टिकट कुछ ज़्यादा थी नहीं, और शायद वीआईपी वहाँ पे टिकट मिल नहीं रहा था या कोई था, बट हम ऐसे ही चले गए थे। बट आपको सच बताऊँ, जैसे ही मेरा नंबर सामने आया और शिवलिंग मेरे सामने था, उसी टाइम कोई वीआईपी की एंट्री हो गई, वो लाइन रुक गई। मैं करीबन 5 मिनट शिवलिंग को आराम से देखता रहा। तो समझ लो ना होने के बाद भी एक अच्छी दर्शन मेरे हो गए। फिर हम वहाँ से निकले। वहाँ पे कुछ लाइटिंग शो चल रहा था, बट अब वो हमने टिकट्स ली नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या है पीछे की तरफ। तो अगर आप कभी सोमनाथ जाएं और आप शाम के समय जा रहे हो, तो आप वहाँ पे लाइट शो जरूर देखो। सोमनाथ के बारे में अच्छे से बताते हैं कि सोमनाथ को बार बार क्यों किसने तोड़ा है ना, क्या इसकी महत्वता है, वो सारी चीज़ें। फिर वहाँ से हम निकले सोमनाथ से। तो अब सोमनाथ से निकले तो पार्किंग से गाड़ी खोल दी। अब सोचा कि यहीं सोमनाथ में रुक जाते हैं। फिर हमने कहा चलो थोड़ा सा खींच लेते हैं, क्योंकि शाम को 8 ही बज रहे थे। तो हमने करीबन 11:30-12 बजे तक गाड़ी खींची, और फिर रास्ते में हम एक होटल में रुके। कुछ मैरिज वैरेज टाइप का हॉल था, लेकिन ठीक था, उतना बढ़िया कंडीशन नहीं था, बट होटल अच्छे थे, वॉशरूम ठीक थे। हम 2 रूम फिर से मिले। रूम का खर्चा अगर मैं आपको बताऊं, जितने भी अभी रूम्स थे, इसमें कुछ करीबन 1200-1300 रुपये पर रूम हमें ये मिला था, ये वाला। यहाँ पे हम रुक गए। अब रुकने के बाद सुबह हुई, सुबह उठे हम, फिर गाड़ी हमने खोल दी। गाड़ी खोली तो ऑलमोस्ट एमपी वहाँ से करीबन 400-450 किलोमीटर पड़ रहा था, और जाने में हमें करीबन रात के 9 बज गए। हम जैसे तैसे, क्योंकि हम महाकाल ऑलरेडी पहले जा चुके थे तो हमें आइडिया था, तो हम गाड़ी सीधा पार्किंग में ले गए। पार्किंग में गाड़ी लगाई, और लगाने के बाद सीधा हम भगते हुए गए। लेकिन उस शाम को दर्शन नहीं हो पाए वहाँ पर, तो थोड़ा सा उदास मन में आए। लेकिन हमने जस्ट पार्किंग के सामने एक होटल ले लिया। टू बी ऑनेस्ट, फैमिली के साथ अगर आप जाते हो तो वैसे होटल्स मत लेना, पर हम 4 लोग यंग ही थे, है ना, मेल ही थे, तो एक रूम मिल गया ठीक ठाक सा, उसी एक रूम में हम एडजस्ट कर गए। तो मैं पर्सनली आपसे बोलूँगा कि जब कभी भी आप लाइक फैमिली के साथ जा रहे हो, बच्चे हैं, वाइफ हैं, या सिस्टर है, आपकी मॉम है,
तो ध्यान से लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आसपास उतने रूम्स बढ़िया है नहीं, बट हमने वो ले लिया। कुछ 1500 रुपये के अप्रॉक्स पड़ा होगा, एक ही रूम में हम सब लोग फिक्स हो गए। वॉशरूम उतना बढ़िया था नहीं, बट यात्रा में थे हम लोग, में कोई मतलब नहीं है। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे और आराम से हम महाकाल के दर्शन के लिए गए। भीड़ ज़बरदस्त थी, जोरदार भीड़ थी, क्योंकि पहली बार जब हम गए थे तो हम वीवीआईपी ट्रीटमेंट में गए थे, तो हमें पता ही नहीं चला था भीड़ कहाँ है। इस बार हमने सोचा कि चलो यार पास वास क्या लेना है, जर्नल भी घूम के आते हैं। बड़ी लंबी लाइन लगनी पड़ी, बड़े धक्के लगने पड़े, लेकिन भोले के दर्शन आराम से हो गए, महाकाल के दर्शन हुए। फिर वहाँ से निकलते ही हमने सोचा क्या करें, तो सामने ही हमें पता चला कि 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ है, उनका नाम है हरसिद्धि माता मंदिर। तो हमने कहा चलो यहाँ चल लेते हैं। तो वहाँ गए, वहाँ भी हमने अच्छे खासे दर्शन किए। वहाँ पे दीप वाला जो आप देख रहे हैं, ये बड़ा एक प्यारा सा लगता है जब रात के समय ये दीप जलता है। तो हमने कहा चलो हमारा एक शक्तिपीठ भी हुए, दर्शन हो गए। फिर उसके बाद हमने कहा क्या करें, ऑलमोस्ट 12:30-1 बज रहे थे, तो हमने गाड़ी खोल दी। हमने वहाँ से कुछ 150 किलोमीटर ओमकारेश्वर है, तो हमने कहा चलो चलते हैं, वहाँ पहुँच जाएंगे। तो हमने जब गाड़ी खोली तो रास्ते में बड़ा ट्रैफिक रहा, क्योंकि पहाड़ों वाला एरिया है, बड़ा ट्रैफिकेबल एरिया था। फिर हमें वहाँ एक शनिदेव का मंदिर में मिला, हम वहाँ रुके क्योंकि शनिवार का दिन था वो, और शनिदेव के मंदिर में हमने पूजा करी और वहाँ से हम निकले ओमकारेश्वर की तरफ। ओमकारेश्वर गए, फिर वही बात, शाम को जाते जाते 8 साढ़े 8 बज गए थे। हमने कहा चलो, क्योंकि मेरा संडे को नेक्स्ट डे एक यूट्यूब का मास्टर क्लास होता है, जो आप सबको पता है, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े होंगे उन सबको पता है। तो उस मास्टर क्लास को मुझे संडे करना होता है, जैसा आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो कमिंग संडे भी मेरा एक मास्टर क्लास होगा, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लाइव कंटेंट क्रिएटर कैसे बने सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो सैटरडे पहुंचे, हमने फिर भगते हुए ओमकारेश्वर में गए, लेकिन कहते हैं ना भगवान की लीला थी, उस टाइम वो मिलना नहीं चाह रहे थे। फिर वो इतना भीड़ था कि हम सब ने देखा कि शायद दर्शन ना हो पाएंगे, तो हम फिर वापस मुड़ गए और होटल आ गए। अब होटल वहाँ पे ठीक ठाक था, बिल्कुल जस्ट गेट के सामने ही था, बढ़िया होटल था, जो पुल होता है उसके जस्ट सामने ही होटल। कुछ करीब हमें 1800 रुपये का पड़ा था अप्रॉक्स, जिसमें हम 4 लोग एक ही रूम में थे। और आजकल जितने भी तीर्थ वाले स्थल होते हैं, वहाँ पे वो लोग बनाते ही ऐसे कई रूम्स हैं जहाँ पे 4 लोग 5 लोग आप एक रूम्स में फिट हो जाओगे। तो 1800-1900 में मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया लोग थे, मैं आपको बताऊं। और जो मैं फोटोज़ वगैरह दिखा रहा हूं, अगर आपको मन करे तो प्लीज़ यहाँ रुक लेना। होटल की व्यवस्था थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, बट लोग बड़े प्यारे थे। मालिक जो होटल के ओनर थे, बेचारे घर भी उनका वहीं था। हम रुके। फिर अब उस दिन थोड़ी टेंशन हो गई कि मंदिर भी दर्शन नहीं हुए, अब कल वेबिनार भी है, क्या करें। तो हमने 2-3 कॉल्स घुमाए, नहीं समझ आ रहा था। वहाँ पे एक सज्जन ने कहा साइबर कैफ़े है बड़ा सा है, आप उन्हें कॉल कर लो, क्या पता वहाँ आपका काम हो जाए। मैंने उनको कॉल किया। कॉल करने के बाद मैंने उनको बताया कि मैं अपने पापा के साथ 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहा हूँ, मेरा एक मीटिंग है, इस तरीके से। तो वो भी कुछ इसी लाइक व्यवहार के लोग थे, तो उन्होंने बड़ा इनपुट अच्छा दिया। उसके बाद मैं आप इस बीच में जोड़ना जरूर चाहूँगा, मेरे एक मित्र हैं कवि संदीप द्विवेदी, आप जानते होंगे, यूट्यूब पे बड़े फेमस कवि है। उनको हमारे APJ अब्दुल कलाम द्वारा उनको सम्मानित भी किया गया है। बड़े फेमस कवि थे, मैंने उनको कॉल घुमाया, वो भोपाल से थे। वहाँ पे एक शंकराचार्य जी की बड़ी मूर्ति है, आई थिंक शंकराचार्य जी की नहीं है, उनके शिष्य की मूर्ति है वो, है ना। अब ये आप कमेंट करके बता देना, क्योंकि जिस ऑटो से मैं गया था, ऑटो वाले ने मुझे बताया कि शंकराचार्य नहीं, उनके शिष्य की मूर्ति है। तो उन्होंने कहा कि उसके नीचे जो ऑफिस है वहाँ पे आपका प्रबंध कर दिया है। बट मेरे को लगा नहीं यार, जिनसे मैंने बात की आदित्य मिश्रा जी से, यार वो मुझे ठीक लग रहा है, उनके यहाँ इंटरनेट की स्पीड भी अच्छी है, मैं वहीं करूँगा। संडे सुबह हुई, सबसे पहले हम मंदिर गए, आराम से दर्शन किए, बड़ा ही अच्छा लगा, बहुत क्लोज दर्शन हो गए, क्योंकि सुबह सुबह भीड़ कम होती है। अच्छे से दर्शन किए। दर्शन के बाद हम लोग बाहर गए, वहाँ पे एक पुल होता है, ब्रिज जो हिलता रहता है, वहाँ पे जाके फोटोज क्लिक कराई। फिर हम उधर पूरा घूमते घूमते हमने वहाँ पे एक बोट ली, है ना। करीबन वो बोट हमें कुछ 2200-2300 रुपये की पड़ी थी अप्रॉक्स, और वो सिंगल हमने बोट हायर करी थी। 7 किलोमीटर की जो परिक्रमा होती है, पूरा घुमाया, अच्छे से सब कुछ दिखाया हमने। आराम से एक जगह उतर के उसने बताया कि एक जगह कावेरी आती है और नर्मदा नदी मिलती है आपस में। अब कावेरी वहाँ पे आती ही नहीं, पता छोटी सी कोई धारा आती होगी जिसका नाम दिया, बट एक संगम जरूर था वहाँ पे। उसने अपनी बोट वहाँ पे लगा दी, शिव जी का बड़ा मंदिर था, वहाँ जल चढ़ाए भैया मैंने, और हम सबने स्नान भी करे वहाँ पे। बड़ा अच्छा लगा कि स्नान भी हो गए। पापा को भी पानी वानी उस दिन छिड़का, तो पापा उस दिन नहा नहीं रहे थे क्योंकि बहुत सारे कपड़े, तो वो डर लग रहा था वहाँ पे। आराम से 2 बजे निकले, गाड़ी वाड़ी धुलवाई, फिर उनके यहाँ पहुँचे। तो आदित्य मेरे थे नहीं, तो उनकी जो टीम थी उन्होंने मुझे सेटअप दे दिया, और मैंने आराम से अपना 2 घंटे का मास्टर क्लास कंप्लीट किया। जैसे ही निकला तो वहाँ 1-2 सब्सक्राइबर भी पहले से बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे पहचान लिया, तो उन्होंने मुझसे सेल्फी ली। तो उनको भी बड़ा अच्छा लगा कि यार चल एक ऐसा इंसान आया हुआ है और
बड़े ही व्यवहारिक आदमी थे, मैं क्या बताऊँ, उन्होंने मेरी हेल्प करी। तो फिर उनसे बातचीत होने लग गई, बातचीत बड़ी गहरी होने लग गई, अच्छा लगने लग गया। तो उन्होंने ऑफर कर दिया कि सर कल हमारे यहाँ क्रिकेट है, आप रुक जाइए। अब क्रिकेट हो और हम ना रुके, हमारा भी मन डोल गया। हमने कहा चलो कल मंडे का वेबिनार भी है शाम को 7 बजे, यहीं से कर लेंगे, क्रिकेट भी हो जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि जब आप आ ही गए हैं और कल रुकना ही है तो क्यों ना शयन आरती चले जाइए। तो हमने कहा ठीक है। उन्होंने एक पंडित जी को फ़ोन कर दिया, हम गए और शाम को शयन आरती में बड़ी, कहते हैं उसके लिए आपको बहुत पहले से लाइन लगाना पड़ता है टोकन में, हम लोगों को प्रिविलेज था, पंडित जी आराम से ले गए। और जो मेन पंडित जी है जिनकी रील्स आप बहुत सारी वायरल देखेंगे, उनके साथ हमने वहाँ पे दर्शन किए, उनसे वार्तालाप हुआ, बड़ा अच्छा लगा। फिर वहाँ से आए, आराम से घर पे सो गए। सोने के बाद नेक्स्ट डे जब उठे, क्योंकि मंडे पूरा दिन फिर से हमें ओमकारेश्वर में रहना था, तो हमने एक ऑटो हायर करा। हमने कहा चलो इस बार जाया जाए कहाँ पे, शंकराचार्य जी की मूर्ति है वहाँ पे। एक ऑटो मिला, उसने कुछ 400 रुपये हमसे लिए, और वो लड़का बड़ा अच्छा था, यूट्यूब की मेरी वीडियो देख के बड़ा प्रभावित हो गया। उसने ऐसे हिडन लाइक टेम्पल्स ले गया हमें जो शायद हम जा भी नहीं पाते। वो ऐसी जगह ले गया जहाँ पे एक शिवलिंग था, बहुत बड़ा शिवलिंग। उसने वहाँ पे पंडित जी ने बताया कि ये शिवलिंग पांडवों ने स्थापित करा था। पांडवों ने अपनी यात्रा के दौरान वहाँ पे शिवलिंग करके पूजा की थी, और जब औरंगजेब आया उसको पता चला तो वो शिवलिंग पे बहुत सारे कट दिख रहे थे, तो तोड़ने की कोशिश करी जो नहीं टूटा। तो आप समझ लो कि इतना प्रभावित शिवलिंग था। उसके ऊपर भी हम टेम्पल पे गए, बड़ा अच्छा लगा उस जगह पे। वहाँ पे कई मंदिर, जैसे लेटे हुए हनुमान जी थे, वहाँ पे दर्शन किए। वहाँ पे एक का सिक्का डालने का वो था कि अगर सिक्का चिपक जाता है, जो मन्नत मांगोगे कि मिल जाती है। ऐसे ऐसे मंदिर हमने देखे वहाँ पे, बड़ा ही मज़ा आया। 2-3 और टेम्पल्स थे वहाँ घूमे। घूमने के बाद फिर हम शंकराचार्य जी के जो स्टूडेंट हैं उनके वहाँ पे आए, थोड़े ड्रोन उड़ाए। वहाँ पे शायद अलाउड नहीं है, फिर भी हमने थोड़ा उड़ाया, फिर हमने नीचे रख लिया। उसके बाद हम वहाँ पे, बंदर हमें बहुत सारे मिल गए, इतने आलसी वहाँ पे लंगूर थे कि आप उनके मुंह में खिलाओ तभी खाते थे, हाथ में दिया तो प्यार से लेते थे, पता नहीं क्यों, बड़े शांत स्वभाव के थे। फिर वहाँ से हमने ऑटो में बैठे, सीधा नीचे की तरफ आ गए आराम से। 3 बजे के करीब मैच था, बड़ा अच्छा लगा। ग्राउंड में पहुंचे तो भैया टूर्नामेंट चल रहा है। पता चला कि ये सांसद खेल महोत्सव है जो बीजेपी करा रही है, जहाँ जहाँ भी सांसद हैं उनके, और नहीं है तो जो हारे हुए सांसद है वो लोग कराते हैं, मतलब हर जगह पे सांसद खेल महोत्सव चल रहा है। तो भैया हमने वहाँ पे खेला, 6-6 ओवर का मैच था, है ना। हम गए खेलने, तो पहले तो आ गई बैटिंग। बैटिंग में मेरा नंबर सबसे लास्ट ओवर में आया, 4 बॉल बचा था, तो मैंने पहली या दूसरी बॉल पे छक्का मारा। फिर और एक बॉल पीछे की तरफ चली गई तो हमने भाग लिया, तो 4 रन हो गए। एक बॉल पे शायद 2 रन लिए और 2 बॉल शायद खाली हो गई थी, अप्रॉक्स ऐसे कुछ था। मैच खत्म हो गया। फिर जब बॉलिंग की बात आई तो तीसरा ओवर मैंने लिया, तीसरा ओवर कराया मैंने, बैक टू बैक 2 विकेट आउट करे, मेरी एक भी बॉल पे उनसे चौका नहीं लगा, बड़ा ही शानदार मेरा ओवर गया। फिर चौथे के बाद फिर 5वां ओवर फिर मुझे मिला, उसमें 2 कैच आ गए थे, बट हम लोग मिसप्लेस की छूटे, जैसा आप देख पा रहे हो। उसके बाद फिर से मैंने एक किया तो उसने कैच मारा और विकेट कीपर ने कैच लिया, जो आदित्य मिश्रा मेरे मित्र हैं, उन्होंने ही कैच ले लिया। तो बड़ा अच्छा माहौल बना, वो मैच जीते, मैन ऑफ द मैच समझ लो वो मुझे मिला, और बड़ा सम्मान वगैरह वहाँ पे हुआ। बीजेपी के जो लोग थे, बड़ा अच्छा लगा। पापा ने टॉस वॉस भी करा था शुरू में, तो बड़ा ये सब भी देख के बड़ा अच्छा लगा कि चलो हम सभी लोग कहीं ना कहीं एक यात्रा के दौरान कुछ अलग वाइब मिल गई थी, नए लोग मिले, फिर उनके घर आए, राजनीति की बातें थोड़ी चलने लग गई, बड़ा एक पॉजिटिव लाइक एनवायरनमेंट हुआ। उनकी वाइफ जो है, उन्होंने, आदित्य मिश्रा जी की, बड़ी प्यारी हैं वो भी, उन्होंने बड़ा प्यार से खाना बनाया हम सब के लिए, है ना। दाल बाटी चूरमा, गाजर का हलवा, इतना बढ़िया वो गाजर का हलवा अभी तक टेस्ट आ रहा है। बहुत ही मज़ा आया उन लोगों से मिलके, बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद आदित्य मिश्रा जी के जो पिताजी थे, जब उनसे हम लोग मिले तो सच में समझ आया कि यार स्पिरिचुअलिटी कितनी बड़ी चीज़ है। मैं ज़्यादा काफ़ी बातें शेयर नहीं कर पाऊँगा, जो उन्होंने भगवान के बारे में जो उनको दिखा, बताया उन्होंने, बड़ा अच्छा लगा। अंकल जी से मिलके, उनके कई डायलॉग्स थे जिनको भी उनको समझ नहीं आता, फ़ोन मिला देते थे, तो ये सब सुन के बड़ा अच्छा लगा। फिर कहते हैं ना कि यात्रा थी तो निकलना तो पड़ेगा ही। आराम से फिर सबको नमस्ते करके हम लोग वहाँ से निकले, और निकलने के बाद फिर होटल में आए, सो गए। वहाँ से निकले, सुबह सुबह निकले अराउंड 9 साढ़े 9 बजे के करीब। तो घृष्णेश्वर 400-450 किलोमीटर का था। वहाँ से हम गाड़ी खींचते हुए आई, मैं आपको बताऊँ, फॉर्चुनर बेस्ट गाड़ी, अगर आपके पास है निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, टचवुड गाड़ी ने कभी चूंचा भी नहीं करी, एकदम आंधी की तरह हर जगह चलती रही। और गाड़ी में स्टिकर से तो करीबन 500 लोगों ने सेल्फी ली इससे। फिर जब निकले तो बीच में हमें महेश्वर दिखा। आदित्य मिश्रा जी ने, उनकी वाइफ ने कई बार जिक्र किया था कि महेश्वर घुमाओ। हमने कहा यार रूट पे नहीं पड़ रहा है, अगली बार देख लेंगे, लेकिन पता चला ये हमारे रूट में ही आ गया। हमने रोक दी वहीं गाड़ी। तो अहिल्याबाई फोर्ट पड़ता है वहाँ पे, तो हम वहाँ पे गए, महेश्वर में गए। महेश्वर में हमने फिर एक बोट ली, वहाँ पे बड़ी बड़ी मछलियाँ दिख रही हैं, आराम से चल रही हैं, सब पास पास घूम रही हैं। तो हमने अच्छे से एक बोट लिया, ओपन बोट था, और उस बोट के साथ हम गए कहाँ पे, शिव जी के दर्शन करने। ये भी नर्मदा माई थी। तो मैं आपको बताऊँ, नर्मदा माई का हमसे रिलेशन अलग ही
था, मतलब छूट ही नहीं रहा था। वहाँ भी हमने उसमें लिया और वहाँ पे गए आराम से और शिव जी के वहाँ दर्शन किए पानी के अंदर। एक अद्भुत नज़ारा है, अगर मैं फ़ोटो भी दिखाऊं तो अच्छा लगेगा, वीडियोस आप देख ही रहे होंगे, बड़ा प्यारा नज़ारा था। फिर से बोट में बैठे आए, फिर अपनी गाड़ी ली और फिर निकल गए। वहाँ से सीधा कृष्णेश्वर पहुँचे हम लोग। कृष्णेश्वर कुछ करीबन 7 बजे करीब पहुँच गए। आराम से पार्क किया। पार्क करने के बाद हम, क्योंकि फ़ोन अलाउड होते नहीं है, तो बाहर ही एक सज्जन थे जो लॉकर सिस्टम बना के रखते थे, 10-10 रुपये फ़ोन, तो बाहर आराम से हमने फ़ोन लॉकर्स में दिए और हम अंदर गए। अंदर गए तो पंडित जी जो होते हैं वहाँ पे वो पूजा कराते हैं, तो अभिषेक होता है बेसिकली, अलग अलग तरीके का अभिषेक, और सबकी एक व्यवस्था, पैसा लिखा हुआ है 1100 रुपये, 2100 रुपये। तो कुछ हमने 1100 रुपये दिए और हमने वहाँ पे अभिषेक कराया। तो करीबन 45 से 1 घंटा कृष्णेश्वर शिवलिंग पे बैठ के आराम से, मैंने और पापा के साथ बैठ के, मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि जीवन में इस तरीके का काम मैं कर रहा हूँ अपने फादर के साथ। उनके साथ बैठ के हमेशा डर लगता था, लेकिन इस यात्रा के दौरान बड़े ही खुल गए हम लोग एक दूसरे के। पहली बार उनके सामने मैं वीडियो बना पाया, नहीं तो आज तक 9 साल में कभी वीडियोज़ नहीं बना पाया मैं। तो वहाँ पे हमने बड़ी अच्छे से पूजा करी, सब कुछ हुआ, जल चढ़ाए और वहाँ से बाहर निकले। और अगर आप थोड़ी फ़ोटो देख पाओगे तो फ़ोटो है, क्योंकि देखो पंडित जी की व्यवस्था है, अगर आप पैसा दोगे तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो वहाँ पे आराम से सब कुछ पूजा हुआ, सब हो गया। फिर आराम से हम बाहर निकले। फिर हमने सोचा कि एलोरा केव जो है वहाँ पे वो चलें, तो सुबह 5 बजे खुलता है, 5 बजे बंद हो जाता है शाम को। तो हमने सोचा कि फिर एलोरा केव जाएँ या ना जाएँ। तो हमने कहा भैया, फिर हमने कैंसिल कर दिया। मैंने कहा बाद में कभी देखा जाएगा। और हम, क्योंकि अभी यात्रा पे थे, फिर वहाँ से हमने गाड़ी खोली और हमने शिरडी साईं देखा, तो वहाँ से सिर्फ 90 किलोमीटर था और सिर्फ 1.5 घंटे में दिखा रहा था। तो हमने कहा कि बचपन से मेरा माना हुआ था करीबन 15 साल पहले कि हे साईं बाबा, मेरे को जीवन में आगे बढ़वा दो, मैं आपके दरबार आऊँगा। कभी जा नहीं पाया था, मैंने कहा इतना पास आया हूँ, बाबा के दर्शन जरूर कर लेता हूँ। गाड़ी खोली, क्या शानदार, मैं आपको बता नहीं सकता, गाड़ी आंधी की तरह जा सकती है, रोड इतने प्यारे बने हुए थे। हमने गाड़ी ली और सीधा पहुँचे। जैसा देखा तो 6 नंबर गेट से एंट्री होती है साईं दरबार में, और एंट्री हो रही थी। मैंने फटाफट राइट हैंड साइड में, बड़ी व्यवस्था है वहाँ पे होटल्स और सबकी, पार्किंग लाई, जैसे भगते हुए फिर बंद। मैंने कहा यार क्या बात है, भगवान लोग जी शाम को दर्शन ही नहीं देते हमें। फिर हमने वहीं पे एक होटल लिया और रुक गए, और फिर सुबह सुबह उठ के आराम से साईं मंदिर गए। बाहर से हमने देखा बड़ा खाली सा था, तो हमने वीआईपी पास लिए ही नहीं, 300 रुपये का पास पड़ता है। हम लगे, लेकिन अंदर गए तो पता चला ऐसी प्रणाली होती है इनकी, व्यवस्था ऐसी होती है कि आपको भीड़ दिखेगी नहीं, फिर भी भीड़ होती है। गए, लेकिन 1 घंटे का वो था। और आगे जाके ना वीआईपी और जनरल सब मिक्स हो जाते हैं, मैं आपको बताऊं। और लकीली हर बार आप ऐसा समझिए कि जहां हम खड़े हैं वीआईपी गेट खोल देता था, घुस गए, साईं बाबा के बिल्कुल सामने बैठ के दर्शन किए हम लोगों ने। तो चाहे वीआईपी हो या जनरल, आप अपनी पॉकेट के हिसाब से देख सकते हो। 300 रुपये का वहाँ भी पास था। तो आराम से दर्शन हुए, बाहर निकले, है ना, फिर होटल आए, खाना वाना खाया और फिर गाड़ी खोल दी भैया 2 ज्योतिर्लिंग के लिए। फिर तकरीबन हम लोग 2-2:30 बजे के करीब त्र्यंबकेश्वर पहुंचे। यहाँ पे मेरे एक मित्र हैं पार्थ और दिव्यांशु, ये दोनों भी रास्ते में, गाड़ी मैंने इनको फ़ोन पे कनेक्ट कर रखा था कितने बजे पहुंचेंगे, गाड़ी मिल गई साथ में ही रोड पे, आधा घंटे पहले। वहीं से हम लोग वहाँ गए, इनको वहाँ की आइडिया था कम्प्लीटली। तो हम वहाँ पे वीआईपी पास थोड़ा सा दूर में है, राइट हैंड साइड में। हम 4 होते तो हम वीआईपी पास नहीं लेते, क्योंकि रूट में था नहीं। हम बोलते अरे भीड़ नहीं, ऐसे ही चल लो, लेकिन भीड़ थी। मतलब 2-2.5 घंटे की लाइन नॉर्मल डेज में थी त्र्यंबकेश्वर में। मतलब मैं हैरान हूँ कि ज्योतिर्लिंग जहाँ जहाँ भी है वहाँ वहाँ भीड़ है। नॉर्मल डेज में आप समझिए 2.5 घंटे की भीड़ है। तो हमें पता था, फिर हम पास लाने गए। सबकी वहाँ पे फेस स्कैन करके पर्ची कटती है, कुछ 250 रुपये पर पर्सन की पर्ची कटती है, आपको कैश ही देना पड़ता है वहाँ पे। तो जब भी कभी आप जाएँ फैमिली के साथ, मैं बोलूँगा 50,000 रुपये के करीब कैश जरूर रखना अपने पास, है ना। पूरा 12 ज्योतिर्लिंग की और 4 धाम की यात्रा के दौरान कैश कई बार नीडेड हो जाता है, बहुत जगह मांगते हैं। वैसे मैं बता दूं 90% कैश की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, हर जगह आपको यूपीआई मिल जाता है। पास लिया, दर्शन किए, बढ़िया फोटो वोटो भी खिंच गई, वीडियो भी बन गई, दर्शन भी अच्छे खासे हो गए, सब बढ़िया हो गया, शानदार मज़ा आया। त्र्यंबकेश्वर से निकले तो उन्होंने हमारे लिए घर से खाना लेके आए थे। आज भी उसका गाजर का हलवा खाए भी, पैक करके भी ले गए और कल होके भी खाए। मज़ेदार था वो, टिफ़िन में रखा हुआ, बहुत ही मज़ा आया, जो आप देख भी रहे हो फुटेज में। घर के इतने सारे खाने लेके आ गए, चाहे वो पालक पनीर हो, पापा को भी बड़ा अच्छा लगा, सब लोग खुश थे, हमारी टीम मेंबर्स, सब मज़ा आया कि भैया घर का खाना मिल गया। हमने फिर गाड़ी वहाँ से खोल दी। गाड़ी जब मैंने खोली वहाँ से, तो हम सीधा गए भैया भीमा शंकर। अब जब गाड़ी खोली तो भीमा शंकर के सफ़र में करीबन आपको 2.5 घंटा पहाड़ों वाला एरिया मिलेगा। महाराष्ट्र का सबसे ठंडा एरिया है, मैं आपको बताऊँ। सभी
सभी जगह गर्मी थी लेकिन ये एरिया बड़ा ठंडा ठंडा लग रहा था। वहाँ पहुँचे, पूरा ऊपर है ये, पूरा ऊपर जाके गाड़ी घूमते घूमते ऊपर जाए, रास्ते में कुछ जानवर वानवर दिखे, लेकिन आराम से भीमा शंकर हम पहुँच गए। जैसे ही पहुँचे जस्ट 100 मीटर दूर हमने लेफ्ट में गाड़ी लगाई, रोड पे ही लगा दी थी इस दिन गाड़ी। थोड़ा सा रिस्की तो रहता, लेकिन कई जगह आप ट्रिप पे रहोगे तो थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा। और जस्ट एक ऊपर एक होटल था, हमने वहाँ एक रूम लिया, 4 लोग सो रहे थे उसमें। कुछ करीबन ये 2200-2300 रुपये का हमें पड़ा था, ये 2500 रुपये के अप्रॉक्स का। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 6:30-7 बजे उठे, तैयार हुआ, भीमा शंकर गए, वहाँ पे आराम से दर्शन किए। वहाँ से निकले, पता चला बंदर हमारे सामान को लेके गायब हो रहा है, जो हमने कपड़े वगैरह पसारे थे, बंदर वहाँ बड़े घूम रहे थे भैया। तो ठीक है, अब व्यवस्था है, अब क्या करोगे। फिर गाड़ी ली, वहाँ से वहाँ पे घने लोगों ने सेल्फी ली, कुछ लोग मिले, आप कहाँ जा रहे हो, एक लेडीज़ मिली, उन्होंने 10 ज्योतिर्लिंग कर रखे थे। तो भैया एक से एक लोग हैं, ऐसी बात नहीं कि आप एक बार में कर लो। एक बार में करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन एक एक करके लोग टारगेट बनाते हैं कि भैया 12 ज्योतिर्लिंग के हमें दर्शन तो करने ही है अपने पूरे जीवन काल में। तो वहां से फिर निकले। अब ये वाली जर्नी जो थी बड़ी डिफिकल्ट थी, क्योंकि 25 घंटे गाड़ी में दिखा रहे थे, ऑलमोस्ट 2 दिन लगेंगे। अब समझ नहीं आ रहा था भैया कहाँ करें, कैसे करें, लेकिन चलो भैया अब यात्रा है तो चलेंगे। गाड़ी खोल दी, निकले, पूरा महाराष्ट्र पार किए, चलते रहे। रास्ते में बहुत सारी चीज़ें दिखी, सब कुछ घूमते गए, लेकिन रात आ गई। अब सोच रहे थे कि रात पूरी गाड़ी खींच दे, फिर लगा यार अगले दिन पूरा सोना पड़ेगा, फिर कोई मतलब नहीं है। हमने जैसे ही 12:30 बजे एक हाईवे पे जस्ट लेफ्ट लिया, लेफ्ट लेते एक बड़ा सा होटल दिखा, बड़ा बढ़िया होटल था, साउथ इंडियन होटल था वो, बड़े बड़े अच्छे रूम्स थे वहाँ पे। हम फर्स्ट क्लास 2 रूम लिए, रात भर सोए, बड़ी चैन की नींद आई। सुबह उठे, गाड़ी खोली, निकल गए। पूरी दिन गाड़ी चलाई, दबा के गाड़ी चलाई, मतलब हर बार हम लोग अपने आप को स्ट्रेच कर लेते थे। मुझे लगता है अभी सोचने पे कि कई बार स्ट्रेच नहीं भी करना चाहिए, फिर लगता है यात्रा के दौरान थोड़ा बहुत चलता है। चलते रहे। अप्रॉक्स 12:30 बजे हम रामेश्वरम पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं हुई, अच्छा रोड था। उससे पहले रामेश्वरम से करीबन 1.5 घंटा पहले मदुरई एक जगह है, बड़ा फेमस सिटी है वो, है ना, मदुरई। वहाँ पे मीनाक्षी टेम्पल है, हमने जाने की कोशिश की, बस 8:30 बजे वो बंद हो जाता है, तो हमने बाहर से ही दर्शन वगैरह करे, वहाँ पे फोटोज वोटोज ली, है ना। मीनाक्षी टेम्पल बड़ा फेमस टेम्पल है। फिर वहाँ गाड़ी ली और हम 1:30 बजे करीबन रामेश्वरम पहुँच गए। पहुँचे तो वहाँ पे एक होटल लिया, गाड़ी सेफ अंदर पार्किंग वगैरह में सब लग गई थी, और बढ़िया होटल लिया। एक ही रूम में हम 4 लोग फिर से रुके। बहुत ही गर्मी थी भाई साहब वहाँ पे, बहुत ही, रामेश्वरम पूरा गर्म है। अर्ली मॉर्निंग उठे, 8-9 बजे रामेश्वरम में गए। वहाँ पे हमने VIP पास लिया, जो कि 250-250 रुपये का पास था। आराम से दर्शन हुए, शिव जी के जस्ट क्लोज से दर्शन हुए वहाँ पे एक 22 कुंड भी होता है, बट वो नहाने की एक प्रथा होती है बहुत जगह। मैं आपको बता दूं, देखो जब आप यात्रा के दौरान चलोगे ना, अगर आप गलती से आपने कोई यूट्यूब की वीडियो लगा ली, तो आपको हमेशा एक ज्योतिर्लिंग के बाद 10 चीज़ें जाननी पड़ेंगी। अब देखो इंसान की अपनी व्यवस्था है, जैसे हमारा मन किया कि हम चल रहे, फिर हमने कोई नहीं, अभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं। राम जी ने जो धनुष मार के वो कहते हैं 22 कुंड बनाए थे, तो हमने वो वाला नहीं करा, लेकिन हम आराम से ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए, आराम से वहाँ से निकले, आसपास घूमे। घूमने के बाद धनुषकोडी गए, जो कि राम सेतु है पूरा, अपनी फॉर्च्यूनर लेके हाथे वहाँ पहुँच गए। बड़ा मजा आया, खाए पिए, फ्रूट्स वहाँ पे बड़े मिलते हैं, 50-50 रुपये में फ्रूट्स देते हैं, तरबूज दे देंगे, अलग अलग चीज़ें दे देंगे, अच्छा लगता है खाने में। और समुद्र के किनारे आराम से बैठ के बहुत भगवान, है ना, समुद्र को घूरा हमने अच्छे से। फिर वहाँ से निकलने के बाद हमने कहा कि चलो यार समुद्र में नहा ही लेते हैं। फिर हमने, है ना, जो धनुषकोडी घाट है पूरा, आराम से उसमें नहाए। नहाने के बाद फिर निकलने के बाद वहाँ से गाड़ी खोल दी। खोलने के बाद खाने की व्यवस्था उधर नॉर्थ इंडियन को बड़ी दिक्कत रहती है, लेकिन जैसे ही आप धनुषकोडी से सीधा निकलने की कोशिश करोगे, लेफ्ट हैंड में एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट मिलेगा, जहाँ पे वो प्यारा सा खाना मिलेगा। पेट भर के हमने वहाँ खाना खाया। खाना खाने के बाद तेल वेल फुल कराई। और इस दौरान तेल का अगर आप बोलोगे तो मैं आपको ऑल ओवर कॉस्ट बता दूंगा, क्योंकि हर दिन तो पेट्रोल डल ही रहा था। ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊं 22 दिन में हमने 17-18 बार तेल, 17 बार तो तेल डाला ही डाला है अपनी गाड़ी में। खाना पीना खाने के बाद थोड़ा मैंने कहा चलो बिस्तर पे थोड़ा लेट जाते, आधा घंटा आए लेटे, तो हमने वहाँ से मैप लगाया कि भैया अब यहाँ से मल्लिकार्जुन कितना दूर है। 17 घंटे दिखा रहा था, ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर। तो उस बीच में 2 रूट पड़ते हैं, अगर आप एक इधर से जाओगे तो, और एक रूट जाओगे तो तिरुपति भी आपको बीच में पड़ेगा। तो फिर से मेरा संडे आ गया। अब संडे आ गया तो फिर से वेबिनार करना है। रास्ते में कांचीपुरम नाम की एक जगह थी, और हमने सोचा कि यहीं रुक लेते हैं। वहाँ पता चला कांचीपुरम, उसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। सबसे ज़्यादा मंदिर वहाँ पे है। मोक्ष द्वार, मतलब 7 मोक्ष द्वार होते हैं, जिसमें से पहला है हरिद्वार, दूसरा है द्वारिकाधीश, तीसरा है मथुरा, चौथा है राम मंदिर, 5वां है काशी विश्वनाथ, छठा है कांचीपुरम,
और 7वां उज्जैन महाकाल। तो हमारा सब तो हो गया था हमारे साथ, अब एक ही बचा था कांचीपुरम। वो भी हमने कहा चलो, अब कहते हैं ना बाबा चाह रहे थे वहाँ पहुँचना, वहीं गाड़ी रुकी है ना, अदरवाइज प्लान नहीं था कि हमें वहाँ जाने का, लेकिन कुछ ऐसा स्थिति बना और हम वहाँ पे पहुँच गए। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने एक दुकान देखी, एक साइबर कैफ़े था, हमने उनसे बात करी, साउथ में थे लेकिन मामला सेट हो गया। बहुत ही अच्छा मेरा मास्टर क्लास गया, लोगों को ही बहुत कुछ सीखने को मिला और 2 घंटे का हमने मास्टर क्लास करा। उसके बाद हम सीधा मंदिर गए, कैलाशानाथ मंदिर, जो कि 7वें मोक्ष धाम में से हमारा एक था। तो वहाँ पे मेरा 7 मोक्ष धाम भी कंप्लीट हुआ। मुझे इस बात का प्राउड है कि मैं अपने पिताजी के साथ 7 मोक्ष धाम कंप्लीट कर पाया। पहले तो हमने तिरुपति लगा दिया, वो सिटी लगा दी, तो हमें दिखा 2.5 घंटा रास्ता है, हमने कहा चलो आराम से गाड़ी मस्ती ढीले ढाले पहुँचे। फिर देखा रहे तो सिटी में आ गए, अब सिटी से लगाया तो 1.5-2 घंटा और दिखा रहा था। जैसे ही तिरुमला पर्वत आप घुसते हैं वैसे ही एयरपोर्ट जैसी चेकिंग होती है, पूरी गाड़ी में जितना सामान है वो पूरा चेक करते हैं, आपको ड्रोन लेके जाने नहीं देते। अगर आप खाने का गैस लेके जाते हो, कि जो कि हम लेके गए थे ट्रिप के दौरान, हम पूरा अपना घर का 30 दिन का खाना लेके गए थे। हमने बनाया एक दिन भी नहीं, सिर्फ एक दिन हमने मैगी बनाई, वो भी वीडियो कंटेंट के लिए आप कह सकते हो, बाकी हमने कुछ किया नहीं, शौक पूरे करे बस उस दिन। तो सब कुछ चेक हुआ, गैस वैस वहीं पे जमा हो जाती है, ड्रोन भी जमा हो जाता है और बाकी सामान आप ले जा सकते हो वहाँ से। पूरा चेकिंग हुआ, आधा 1 घंटा लगा वहाँ पे। चेकिंग के बाद जब हम निकले तो तिरुमला पर्वत समझ लो भगवान जी की अपनी एक वो पर्वत है पूरी, मतलब जो TDT है ना वहाँ पे पूरी व्यवस्था मैनेज करती है। पूरा पर्वत है, अच्छा से रोड बने हुए हैं, घूमते घूमते हम लोग तिरुमला पर्वत पे चढ़े। वहाँ पे कोई होटल्स नहीं है कि आप गए किसी से बात करी 2000 में आप होटल ले लोगे, ऐसा नहीं है। उसकी एक व्यवस्था है, आपको पहले से टिकट बुक करना पड़ता है। टिकट मतलब मैं आपको पूरा प्रक्रिया समझा देता हूँ। अगर आप तिरुपति जाना चाहते हो, आप वेबसाइट पे जाके पहले बुकिंग करा लो 3 महीने पहले की। जब आप बुकिंग करा लोगे, कुछ 300 रुपये की टिकट वाली बुकिंग करा लोगे, तो वहाँ जाओगे तब आपको पर्ची दिखाओगे, कुछ 4-5 घंटे वेट करना पड़ता है। तो कुछ 300 रुपये देके कुछ टोकन देते हैं, या फ्री में या फिर 100 रुपीज़ आपसे लेते हैं और वो आपको एक वहाँ पे होटल अलॉट कर देते हैं और आपको टाइम देते हैं, इतने बाद दर्शन कर लोगे, 300 रुपये आप दर्शन कर लोगे। अब हम तो डायरेक्ट पहुँच गए थे रात को, अब समझ नहीं आया क्या करें, तो हमने ढूंढा कि क्या पॉसिबिलिटी है। तो पता चला 10,500 रुपये का एक पास है जो सुबह 3 बजे से मिलता है। अब बज रहे थे उस टाइम 1, हमने हिम्मत बांधा, बात पैसों की नहीं है, घूम रहे हैं तो खर्चे तो होंगे ही, हमने कहा चलो कोई बात नहीं कर लेंगे। लेकिन सब कुछ होने के बाद थोड़ा तबीयत भी ढीली हो गई थी मेरी उस दिन, मेरा पेट वेट थोड़ा ख़राब हो गया था, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। हमने फिर गोभी सब्जी वगैरह दी, एक बंदे को उसने बना दी। अच्छा मैं बता दूं वहाँ पे गोभी अलाउड नहीं है, पता नहीं क्यों, बट ये सब चीज़ों का है पर्वत पे, अब आई डोंट नो क्यों, बट उस बिहारी लड़के ने बना दिया खाना हम लोगों के लिए। अब वहाँ पे हमने जब डिसाइड किया कि चलो रुका जाएगा, तो पता चला वो 10,500 के पास के लिए हम चारों को लाइन में लगना है, मतलब एक पर्सन लगने से काम नहीं चलेगा। अब पापा की तबीयत आपको पता है कि ठीक नहीं थी, पापा किडनी के पेशेंट है, मैंने कभी जिक्र नहीं किया बट मैं आज आप लोगों को कर देता हूँ। तो उनकी किडनी की प्रॉब्लम रहती है, उनका पाँव भी काफ़ी सूज गया था और उनको डायलिसिस भी कुछ दिनों बाद शुरू होने वाला है। तो इसी वजह से मैंने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा शुरू भी करी कि एटलीस्ट जीवन में अगर कभी वो डायलिसिस पे रहें और कोई घूमने जाए, उनसे मिले, तो उनको ये सेटिस्फैक्शन रहे कि उन्होंने बाबा के दर्शन कर लिए हैं सब जगह। तो फिर अब सबको करना था, फिर हिम्मत टूट गई हमारी, मतलब आंखों में नींद भी आ रही है, थकावट भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा वो पास लेने के बाद भी 3-4 घंटे वेट करना पड़ता, फिर अगले दिन शाम को हमें वो टोकन मिलता। तो चलो ये है, इतना समझ गया कि तिरुपति जब भी जाओ घर से ही बुकिंग करा के जाओ, 2-3 महीने पहले बुक करा लो, आसानी से दर्शन हो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो हमने क्या किया, बाहर से ही फ़ोटो वोटो खिंचवा ली मंदिर के बाहर से ही, और गाड़ी नीचे खोल के ले आए तिरुमला पर्वत के नीचे। जस्ट बाहर निकलते ही हमने एक होटल ले लिया, वहीं पे रात को सो गए। सुबह उठे, होटल ठीक ठाक ही था, कंस्ट्रक्शन पूरा, मतलब जिस होटल में रुके होटल ही टूट रहा है ड्रोन ही चल रहा है, बट ठीक है भैया, यात्रा थी। वहाँ से आराम से सुबह सुबह उठे, उठने के बाद फिर गाड़ी ली और निकल गए। कहाँ निकले, मल्लिका अर्जुन है ना। तो वहाँ से निकले और निकलने के बाद हमें मैप पे देखा कि एक मंदिर है श्री कालहस्ती, आपने इनके बारे में देखा होगा। तो वो 3 उसके ऊपर है, एक सांप के ऊपर है, एक मकड़ी के ऊपर है और एक हाथी की कहानी थी वो शिवलिंग वाली, और एक राजा की कहानी थी जिसने अपना आँख जो है, शिव देखा था कि शिव जी की आँख से ब्लड निकल रहा है, तो उसने अपनी आँख ही लगा दी थी। तो ये मंदिर वायु लिंग है ये बेसिकली, तो ये बड़ा ही फेमस टेम्पल है। तो हम वहाँ भी गए, वहाँ भी हमने पंडा जी को पैसे दिए, उन्होंने हमारे VIP दर्शन आराम से करवा दिए। तो बढ़िया रहा, देखो शिव जी की लीला है, हर जगह आपको 500 का पत्ता रखो अप्रॉक्स, मामला सेट रहता है। अच्छा है ना जी, पंडितों का भी कैसे चलेगा, ऐसे ही तो चलेगा। तो हम लोग आराम से वहाँ भी दर्शन हुए। वहाँ मल्लिकार्जुन के लिए निकले तो हमें दिखा रहा था कि आप रात तक पहुँच जाओगे अराउंड 1 बजे तक। अब मेरे बेटे ने वीडियो कॉल पे मुझे बताया था कि 9 बजे रास्ता बंद हो जाता है, बट मैंने सुना नहीं था और मैंने कभी जीवन में सोचा ही नहीं कि भाई कोई हाईवे या NH कभी बंद होता है, कभी सोचा ही नहीं था मैंने। अब गाड़ी ली, निकल गए।
निकलते 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 जब करीबन बीच में एक जगह आया जहाँ हमने खाना वाना खाया, खाना खाने के बाद होटल ठीक था लेकिन आउटडोर पार्किंग थी, तो मैं थोड़ा डर रहा था, मैंने वहाँ पे रुका नहीं, मैं निकल गया। अब जैसे ही वहाँ से निकला, आगे अचानक करीबन 11:30 बजे एकदम से रोड बैरियर बंद। पीछे से एक जिप्सी आती है पुलिस की और एकदम से रुकती है। मैं डर गया, मैंने कहा भैया कुछ गलत ना हो जाए हमारे साथ। पता चला फॉरेस्ट रेंजर्स हैं, सारे फॉरेस्ट पुलिस विभाग के लोग हैं, और उन्होंने बताया कि रात को 9 बजे बंद हो जाता है, सुबह 6 बजे खुलता है। मैंने कहा ओके, क्योंकि ये टाइगर रिजर्व एरिया है पूरा, यहाँ पे शेर वेर होते हैं तो अलाउड नहीं होता है ऐसे। लेकिन लकीली है कि लेफ्ट राइट में बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। एक नया नया होटल था, हमने ले लिया, कुछ 1200 रुपये पर रूम हमें मिल गया था। उतने अच्छे होटल थे नहीं, गीजर वीजर थे नहीं, तो लेकिन ठीक है हमने ले लिया वो। रात को सोए, सुबह उठे, करीबन ब्रेकफास्ट वगैरह वहीं करा, 9 बजे वहाँ से हम निकल चुके थे। अब जैसे वहाँ से निकले तो करीबन 50 किलोमीटर पड़ता है, ऊपर गाड़ी ऊपर ले जाओगे, ऊपर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बाहर ही पार्किंग थी, लेकिन वही एक शिव जी का है, वहीं पे सब लगा रहे थे, मैंने वही लगा दी। लगाने के बाद हम वॉक करके कुछ 1 किलोमीटर वॉक करना पड़ा, गए तो भगते हुए गए मंदिर। साथ कुछ क्षण के लिए बंद होता है वहाँ पे, 3 से 5 अप्रॉक्स इस बीच में। हमने फटाफट वीआईपी पास लिया और जल्दी से गए, तो वीआईपी और जर्नल सेम ही हो गया था कुछ टाइम बाद जाके, क्योंकि मंदिर जब बंद हो रहा होता है ना तो वो जल्दी से घुसा देते हैं इधर उधर करके। तो हम फटाफट अंदर गए, अच्छे दर्शन हुए, सुगम दर्शन हुए, नज़दीक से दर्शन हुए, बिल्कुल 3 फीट भगवान के दूर से। ये वीआईपी पास का कमाल था, क्योंकि जर्नल में आपको पीछे ही लगा देते हैं, वीआईपी में आगे ले जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि जब भी वीआईपी पास लो तो आपको आगे से दर्शन होंगे। तो आराम से दर्शन हुए, बाहर निकला, प्रसाद वहाँ पे लिए, प्रसाद खाए। प्रसाद खाने के बाद बड़े अच्छे दर्शन हुए मल्लिकार्जुन में, सब कुछ बढ़िया रहा। अब मल्लिकार्जुन में जब दोपहर के हमने कुछ नाश्ते करे, ठीक था। वहाँ पे मल्लिकार्जुन में मुझे कुछ यहाँ पे हैदराबाद और नॉर्थ के लोग काफ़ी दिख रहे थे, मतलब हम इस साइड से गए थे बट उस साइड से मल्लिकार्जुन में, मतलब मल्लिकार्जुन में नॉर्थ के लोग हमें काफ़ी दिख रहे थे, गुजराती लोग मिल रहे थे काफ़ी। तो मज़ा आ रहा था कि चलो अपने साइड के भी लोग मिल रहे हैं। अब मल्लिकार्जुन से निकले तो रास्ता आ रहा था NH16 चल रहा था। अचानक से NH16A आ गया। हमने कहा होगा पार्ट होगा। जा रहे हैं, अब जैसे नज़दीक पहुंच रहे हैं हम देख रहे हैं भैया आगे रास्ता ही नहीं है। गाड़ी आगे लगाई, ब्रेक मारी तो पता चला अरे समंदर है। मैंने कहा ये क्या भाई, अब मैप ही खराब हो गया क्या। लेकिन पता चला कि भाई अगर आप इस रास्ते से आते हो तो 50 किलोमीटर कम पड़ता है, दूसरे रास्ते 200 किलोमीटर ज़्यादा पड़ जाएगा आना जाना। अब क्या करें, तो पता चला इसमें बोट में गाड़ी बढ़ के जाएगी। मैंने कहा चलो जी ये भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं। लकीली हम लोग जल्दी निकले थे और वहाँ पे पहुँचने के बाद वो लास्ट बोट थी जो हमारी गाड़ी जा रही थी। तो फर्स्ट क्लास हमने फिर बोट में फॉर्च्यूनर लगाई, मज़ा ही आ गया। बोट में फॉर्च्यूनर चढ़ रही है, आधे घंटे सफ़र लगा और हम सामने ऑपोजिट पहुंच गए। 22 किलोमीटर वहाँ से जगन्नाथपुरी था, गांव वाला एरिया। गाय बिल्कुल रोड पे खड़ी है, जीवन में सबसे ज़्यादा गाय मैंने वहीं पे देखी। इतनी गायें खड़ी है ना, समझ ही नहीं आ रहा। गाय स्टैचू बन के खड़ी है ना, घर ठंड है फिर भी स्टैचू बनी पड़ी है, हिल ही नहीं रही है ना। कई बार तो ऑटो वाले वहाँ को धक्का मारते थे तब गाय हटती थी, मैंने ये देखा है। निकले जगन्नाथपुरी पहुँचे, अब होटल ही ना मिले भैया। मे फेयर का किराया 35,000 रुपये, वो भी एक रात का। सुबह 8 बजे का चेकआउट करो, हर होटल महंगे, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। लेकिन लकीली एक होटल मिला हमें, कुछ 2,500 रुपये पर रूम उसने हमें दिया, और बड़े ही अच्छे बंगाली लोग थे, बड़े बढ़िया लोग थे। मैं आपको बताऊं, लड़के लोग बड़े व्यवहारिक थे, बड़े रिस्पेक्ट से बात करते थे। हमने 2 रूम लिए फर्स्ट क्लास। हमने सोचा कि भाई आ जाके शाम को दर्शन कर लें, फिर हमने कहा नहीं सुबह सुबह करेंगे। रेस्ट किया, सुबह सुबह उठे, जगन्नाथपुरी गए। वहाँ पे एक पंडा मिले हमें। वहाँ पे पंडा सिस्टम क्या होता है, टिकट नहीं होता वहाँ पे 250-300 वाला, वहाँ पे पंडित जी लेते हैं। अब मेरे मुँह से निकल गया यार 300 रुपये की टिकट होती है, उसने जोड़ दिया 4 दिया 12 प्लस पंडित जी का 1100, अप्रॉक्स कुछ 2600 रुपये उस पंडित जी ने मेरे से लिए। और फिर उन्होंने हमें वीआईपी तरीके से अंदर ले गए। लाइन जर्नल की थी अप्रॉक्स 2 घंटे की, बट वीआईपी दर्शन से ले गए। आराम से वहाँ पे घुसे और भीड़ तो थी सामने, लेकिन दर्शन बड़े हो गए भैया, है ना। और लाइक जगन्नाथ जी के दर्शन हुए। दर्शन करने के बाद वहाँ पे हमें महाप्रसाद जो होता है वो खाजा मिठाई वाला, वहाँ से वो मिठाई खाई और फिर वहाँ से हम लोग जगन्नाथ जी में निकले। वहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। वहाँ पे मैंने पंडित जी से बात करी, उन्होंने कहा साफ कि जो झंडा है ना, जिस दिशा की हवा है उसी दिशा की तरफ बहता है। अब लोग यूट्यूब पे इसको तोड़ मरोड़ के किस तरीके से दिखाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने वहाँ पे खुद देखा, खुद प्रूफ लिया। खुद पंडित जी ने कहा कि यूट्यूब पे व्यूज़ लाने के लिए लोग करते हैं। अगर झंडा उल्टा घूमेगा तो क्या यहाँ पे 500 लोग ज़्यादा आ जाएंगे, अगर नहीं घूमेगा तो 500 लोग कम आएंगे। झंडे से भगवान जी की क्या व्यवस्था है, बिल्कुल सही बात है। तो भगवान की अपनी व्यवस्था अपनी जगह है। साथ में उन्होंने हांडी वाली भी बात बताई कि यूट्यूब पे लोग भ्रम फैलाते हैं कि हांडी एक पे एक रख के बनती है, सबसे पहले ऊपर वाली हांडी। उन्होंने कहा रॉन्ग, हांडी एक ही आँख पे अलग अलग रखी होती है। तो जब जाओगे तभी आपको पता चलेगा।
तो जगन्नाथ जी के बड़े अच्छे दर्शन हुए। जैसे ही वहाँ पे दर्शन हुए बड़ा अच्छा लगा। फिर वहाँ से हम लोग निकले। अब वहाँ से निकले तो बैद्यनाथ की तरफ हम लोग निकलने की कोशिश की। वहाँ से निकले, मैंने गाड़ी खींच दी, कस के खींची। करीबन 12 साढ़े 12 बजे हम बैद्यनाथ पहुँचे। वहाँ पे एक बढ़िया सा होटल मिला, उस होटल में रुके। रुकने के बाद सुबह उठे, हमने थोड़ा हल्के में फिर से ले लिया कि यहाँ इतनी भीड़ नहीं होगी। करीबन 9 बजे पहुँचते हैं, भाई साहब इतनी भीड़ मैं आपको बता नहीं सकता। जर्नल में करीबन 8 घंटे की लाइन और वीआईपी में 6 घंटे की लाइन। मतलब जो 300 रुपये का पंडा टिकट देता है ना, उसमें 600 रुपये की लाइन थी, 6 घंटे की लाइन थी। मैं बोला भाई साहब अब क्या करते, लग गए। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि सौरभ जी जो हैं वहाँ पे पंडा है, उन्होंने लाइन के बाद भी बड़ी फ़ोन फान घुमाए, कुछ एसपी साहब को फ़ोन घुमाया और मुझे एक अंदर के रास्ते से ले गए और मेरा कुछ 4 साढ़े 4 घंटा उन्होंने बचाया और जस्ट आगे लगवा दिया। अंदर ले गए, बड़े है ना बैद्यनाथ जी के बड़े अच्छे दर्शन हुए, है ना, बड़ा दिल को सुकून मिला। 10वां ज्योतिर्लिंग था ये मेरा। बहुत ही अच्छे उन्होंने वीडियोज़ भी मेरी बना दी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, यादगार रहा मेरे लिए। पिताजी के साथ सब कुछ हुआ, आरती करी, सब कुछ किया। फिर वहाँ से निकला कि चलो भाई गया चलते हैं घूमने के लिए। लेकिन रास्ते में मुसरी घराड़ी जगह दिख गया, मेरा दिल आ गया यार गांव चलते हैं, दादी से मिलते हैं। सीधा शुक्रवार था, गांव घुमा दिया। शुक्रवार, शनिवार, संडे मेरा मास्टर क्लास भी होता है। सरोज दास मेरे मित्र हैं, फिर उनके यहाँ गया, मास्टर क्लास करी, बड़ा अच्छा वेबिनार रहा। फिर और भी कई लोग मिले, तो बिहार की कई बार रूपरेखा समझ आई कि देखिए बिहार के जो युवा है ना, एक्चुअली युवा को रोजगार चाहिए, युवा को रोजगार नहीं मिल रहा। लेकिन सरकार की व्यवस्था भी पूरी है। सरकार की जो योजनाएं हैं उससे फ़ायदा कौन उठा रहे हैं? वो लोग जिनकी उम्र 45 साल की हो गई है, अब उनको कहीं और से पैसा नहीं मिल रहा, तो योजना के थ्रू पैसा ले लेते हैं और पैसा खा जाते हैं। वहाँ से मिला तो उन्होंने कहा अमरेश जी आप माने या ना माने, जितना पैसा मैंने आपके इस मुसरी घराड़ी क्षेत्र में दिया है, अगर इसके आधे लोग भी रोजगार कर लेते तो यहाँ का सभी युवा रोजगार होता है इसमें। बट सभी लोग तो पैसा लेते हैं और खाने के चक्कर में होता है कि वापस नहीं करना। तो ये सब चीज़ें जानने को मिली। गांव के कुछ लोग भी आ गए, उनसे बड़ा अच्छा लगा कि मैं अपने पिताजी के साथ 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा में, उन्होंने आके मिठाई उठाई मुझे दी, इनवाइट किया अपने घर के लिए। बट मेरे पास समय नहीं था, तो अगली बार मैंने कहा नेक्स्ट टाइम ज़रूर मैं आपके यहाँ आऊँगा। बड़ा ही अच्छा लगा। गाँव में पूरा घूमा अच्छे से। मेरे गाँव में कुछ कोचिंग सेंटर्स थे, बच्चे बड़े पढ़ रहे थे, अच्छा नंबर आ रहे थे उनके। दिल को सुकून मिला कि चलो यार मेरा गाँव विकास में तो है ना, सब कुछ बढ़िया चला। उसके बाद फिर अब हम वहाँ से जब मंडे हम सुबह सुबह निकले, वहाँ से हम अपने मित्र के यहाँ गए, करण जो हमारे साथ भी गए थे, तो उनके घर गए। उनके घर आराम से रहे हुए, खाना वाना खाया, वहीं से सब कुछ करके रेडी होके हम निकले और हम आए काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ आए, बट हमें लगा बहुत भीड़ होगी, तो हमने प्रोटोकॉल एंट्री करा ली थी, हमारे एक मित्र हैं उनके थ्रू। लेकिन भीड़ नहीं थी ना के बराबर। बड़े अच्छे दर्शन हुए, वहाँ पे दर्शन हुए, प्रसाद खाए। और फिर जो है ना, अब दिल्ली आना था, क्योंकि पंडित जी ने कहा था एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग नहीं करने। अब हमारा 11 कंप्लीट हो गया था, 1 बचा था केदारनाथ। अब केदारनाथ इस टाइम बंद भी है, तो अच्छा था, इसलिए हमने प्लान करा था कि चलो 11 हमारे हो जाएंगे, 1 जब खुलेगा तब कर लेंगे। अब वहाँ से जब निकला तो हम रुक सकते थे वहाँ पे काशी विश्वनाथ में, लेकिन सच बताऊँ घर की इतनी याद आ रही थी, मैंने कहा यार चलते हैं यार। बज रहे थे रात को 8, गाड़ी खोल दी हमने काशी विश्वनाथ रात को 8 बजे गाड़ी खोल दी, क्योंकि दिन भर चला के भी आए थे और आधे घंटे में दर्शन हो गए। गाड़ी खोल दी, रात भर धुंध मिला, पूरा यूपी धुंध में निकला, है ना। लेकिन मेरे को आइडिया था, लेकिन रिस्की रहता है चलाना, बट अब गाड़ियाँ चलती हैं, आइडिया था, मैंने कई बार चला हुआ है। तो रात ही फिर हमने गाड़ी खींची और सुबह 8:30 बजे दिल्ली अपने घर आ गए। तो ये तो थी भैया पूरी यात्रा। 3 धाम कर लिए, 11 ज्योतिर्लिंग, उसके बाद और भी मंदिर हमने कवर किए, चाहे वो महेश्वर हो, चाहे वो श्रीकालहस्ती हो, चाहे वो कैलाशनाथ मंदिर हो, या फिर तिरुपति बालाजी में जाके वहाँ पे सारी व्यवस्था, तिरुमला पर्वत घूमना हो। अंदर नहीं गए, लेकिन बाहर से ज़रूर दर्शन हो गए। और भी जगह हमने हर जगह घूमे और सारी चीज़ें। अब आप बोलोगे खर्चा कितना आया, तो मुझे कुछ लगता है 80,000 रुपये के करीब हमने कुछ तेल डलवाया। एक बार सर्विस कराई तो 7-8 हज़ार रुपये सर्विस में लग गए। फूड में हमारा कुछ करीबन 30-32 हज़ार रुपये करीब लग गया होगा। होटल में आपको मैं बात करूं तो हमने स्टार्टिंग के 1-2 होटल थोड़े महंगे लिए थे, बाकी हमें थोड़े कलेक्टिवली सस्ते होटल मिलने शुरू हो गए थे और अच्छा हो गया था। तो होटल में हमारा कुछ करीबन 50 हज़ार रुपये के करीब खर्चा गया। पासेज में बात करूँ तो पासेज में हमारा कुछ करीबन 20-22 हज़ार रुपये के करीबन पासेज में भी हमारा कुछ 30 हज़ार मान लो मोटा मोटी उसमें चला गया। फिर थोड़े बहुत खर्चे थे, एक्सपेंसेस थे। टोल पासेस में करीबन, अच्छी बात ये थी कि मैंने नितिन गडकरी जी का एनुअल पास लिया हुआ था 200 काउंट में, मेरा 50 पहले से हो रखा था। इस यात्रा के दौरान मेरे कुछ करीबन 110 काउंट हुए, आप समझो पूरा, क्योंकि यमुना एक्सप्रेस वे और ये लखनऊ वाले में मेरे एक्स्ट्रा पैसे लगे, बाकी जगह तो मेरा एनुअल पास से ही चल गया। तो मेरे कुछ 1100 रुपये पैसे कटे टोल से और मेरा एनुअल पास से काम चल गया, 100 एनुअल पास लगे। तो थैंक यू नितिन गडकरी जी, मेरा कुछ 10-12 हज़ार उसमें आप बचाने के लिए।
तो ये बढ़िया रहा। ऑल ओवर मैं आपको ट्रिप की बात करूँ तो मेरा कुछ करीबन कैश में मेरे कुछ काफ़ी खर्चे हुए थे थोड़े बहुत, तो मेरा टोटल ट्रिप मिला के 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए के बीच में मेरा खर्चा हुआ है। मैं बोलूँगा 3 लाख रुपए करीब खर्चा हुआ है, और ये मेरी एक अच्छी यात्रा रही। 3 लाख रुपए में सब कुछ बढ़िया हो गया। कुछ करीबन 22 दिन का ट्रिप था, सब बढ़िया गया, सब इन्जॉय किए, अच्छा रहा, मंदिर घूमे, सब बढ़िया रहा। अगर आप मुझसे एट द एंड पूछोगे कि कैसी मेरी यात्रा रही, सच बताऊं, सोचता हूं कि 22 दिन बाहर घर से रहना कभी जीवन में नहीं रहा था। और मैं आपको बता दूं, चाहे मेरा वो 10वां ज्योतिर्लिंग कंप्लीट भी हो रहा हो, तब से लेके मुझे ये फील भी नहीं हुआ कि यार ये मेरा आज 20वां दिन है, 18वां 19वां दिन है। लगता था पहला ही दिन है। फुल एनर्जी में हम घूम रहे होते थे, फुल मज़ा आ रहा होता था। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुगम यात्रा रही। रोड्स बहुत अच्छे हैं, कहीं भी आपको ख़राब रोड नहीं मिलेंगे। थोड़े बहुत कहीं सर्विस कनेक्टेड रोड हैं तो थोड़े बहुत ख़राब आपको मिलेंगे, अदरवाइज़ रूट बहुत ही प्यारे हैं। एक बार जब मैं सीढ़ी से निकल रहा था तो मैंने गाड़ी लंबी खींच दी थी, 180 185 फॉर्च्यूनर टपा दी, वहाँ सायरन बजने लग गया। उन्होंने कहा भैया धीरे चलाओ। तो मतलब कहने का मतलब है कि ऑन द वे आपको रास्ते अच्छे मिलेंगे, लोग अच्छे मिलेंगे। जब भी कभी जाओ यात्रा पे तो स्टिकर वगैरह थोड़े लगा लो, लोग ना हेल्प भी करने लगते हैं सामने से। जैसे खुद का खाना है तो आप होटल में बैठे खा लोगे, कोई मना नहीं करेगा। तो ऑल द वे यात्रा सबसे बढ़िया रही। लेडीज़ को मैं बोलूँगा कि ले जाने से पहले फिर आपको बहुत सारे प्रिकॉशन ध्यान रखने पड़ेंगे कि जहाँ भी 6 बज जाए पहले से आप रुकने का प्लान कर लो। हम लोग सारे जेंट्स से तो मैं ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं, लेकिन एट द एंड मैं बोलूँगा हर हर महादेव, यात्रा बहुत अच्छी रही। कोई भी सवाल हो कमेंट करिएगा, ज़रूर उसका जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।